हेलो फ्रेंड, जीके जी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग बिहार पुलिस का पार्ट 3 देख चुके थे और ये पार्ट 4 है, जो कि इसमें टोटल 100 क्वेश्चन करेंगे। तो हम लोग 75 तक पढ़ चुके थे, आज 75 से 100 के बीच में पढ़ेंगे। दोस्तों, ये आपके सभी एग्जाम के लिए हेल्पफुल वीडियो होगा और इसमें साइंस के अलावा आज हम लोग मैथ का भी डिस्कशन करेंगे। तो जो भी बिहार पुलिस में मैथ पूछे जाते हैं, इस लेवल पर पूछे जाते हैं, वो हम लोग आज समझने का प्रयास करेंगे। और जो भी दोस्त अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा लें। चलिए वीडियो के माध्यम से देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा गलत हो जाएगा? तो यह रक्त अम्लीय होता है। रक्त अम्लीय नहीं होता है। रक्त क्या होता है? रक्त क्षारीय होता है, न कि अम्लीय होता है। ठीक है, रक्त कैसा होता है? क्षारीय होता है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। ठीक है, बाकी इसमें जितने दिए, पीत रस स्राव यकृत द्वारा होता है, बिल्कुल सही है। मासे रस में HCl होता है, बिल्कुल सही है। पीत रस क्षारीय होता है। ठीक है, ये बिल्कुल तीनों सही है। बाकी रक्त जो होता है क्या होता है? अम्लीय नहीं है, ये भी क्षारीय प्रकृति होता है, यानी बेस प्रकृति का। निम्नलिखित में सदिश राशि कौन सी है? तो वेग हो जाएगा। वेग कैसी राशि है? तो सदिश राशि है। वेग, द्रव्यमान, लंबाई और समय, ये तीनों क्या है? तो तीनों ये अदिश राशि है। ठीक है, चलिए समझते हैं कि सदिश राशि कहते हैं किसको है और अदिश राशि किसको कहते हैं। इसके टोटल 2 भाग हैं, सदिश और अदिश। सदिश वे उसे कहते हैं जिसको ज्ञात करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा का ज्ञान हो, यानी किसी भी डायरेक्शन का पता हो, साथ में इसका परिणाम हो, उसको सदिश राशि कहते हैं। जबकि किसी भी वस्तु की प्रकृति ज्ञात करने के लिए उसके द्रव्यमान से व्यक्त करने के लिए सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है। किस चीज़ की आवश्यकता होती है? तो परिमाण की आवश्यकता होती है, इसलिए उसे अदिश राशि कहते हैं। ठीक है, जबकि सदिश राशि में परिणाम के साथ साथ उसका डायरेक्शन जरूरी है। ठीक है, चलिए और बताते हैं। कोणीय वेग, ठीक है, ये जितने भी सब बता रहे हैं, वेग, कोणीय वेग, बल, ये सभी जितने भी हैं ये सभी सदिश राशि हैं। ठीक है, 4 जारों में क्रमशः O2, कौन कौन से 4 जार है उसमें O2, CO2, H2, N2 गैस भरी है। मतलब 4 जार है जिसमें O2 का है मात्रा, CO2 का मात्रा है, H2 का मात्रा है, N2 यानी नाइट्रोजन की मात्रा है। निम्नलिखित में से किस परीक्षण द्वारा इन चारों गैसों को पहचाना जा सकता है? तो इन चारों गैसों को पहचानने के लिए ये जो विधियाँ दी गई है, गैस में जलता हुआ कागज़ डालकर, ये बिल्कुल गलत है। गैस में जलता हुआ मैग्नीशियम का टुकड़ा डालकर, ये भी गलत है, क्योंकि मैग्नीशियम का टुकड़ा जलाकर इसलिए पता किया जाता है कि वो रंगहीन है या कि रंग का पता लगा। चूने के पानी से गैस को गुजार कर, ये भी बिल्कुल गलत है। तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि इसको सभी का नेचर अलग अलग है, तो सभी की प्रकृति अलग अलग होगी, इसलिए इसको गैस का पहचान करना बिल्कुल इनमें से सटीक कोई जवाब नहीं है। ठीक है, सिर्फ इसको एक ही फैक्ट है कि आपको अनुभव करके बता सकते हैं कि ये O2 का है, CO2 का है, या नाइट्रोजन का है, या हाइड्रोजन का है। वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक एवं परमाणु भार समान हो उसको क्या बोलते हैं? तो हाइड्रोजन बोलते हैं। ठीक है, जिसका परमाणु भार और परमाणु क्रमांक जिसका समान हो उसे हाइड्रोजन बोलते हैं। ठीक है, क्लोरीन की परमाणु संख्या 17 होती है, ऑक्सीजन की 8 होती है। ठीक है, और लिथियम की 3 होती है, हाइड्रोजन 1। दांतों हड्डियों में उपस्थित रहता है तो कैल्शियम फॉस्फेट के कारण दांतों और हड्डियों मजबूत होते हैं। ठीक है, सामान्यतः द्रव ऊंचे तल से नीचे तल की ओर प्रवाहित होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा द्रव गिलास में रखने पर ऊपर की ओर चढ़ जाता है? तो ये कौन सा द्रव है जिसको किसी भी बीकर यानी गिलास में रखिएगा तो यह ऊपर की ओर चढ़ेगा? तो द्रव हीलियम एक ऐसा गैस है जो बीकर में यानी किसी भी वस्तु में रखने पर यह ऊपर की ओर चढ़ता है। ठीक है, स्पष्ट प्रतिध्वनि तभी सुनी जा सकती है जब परावर्तन सतह की ध्वनि स्रोत से न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो 17 मीटर होनी चाहिए। जब भी कोई वस्तु है, ये वस्तु है और ये बी व्यक्ति है, इसको जब सुनना हो सटीक ध्वनि तो इसके बीच में कितना होना चाहिए दूरी? तो 17 मीटर की दूरी होना चाहिए। ठीक है, और किसी भी वस्तु को देखने के लिए न्यूनतम दूरी जो होती है 25 सेंटीमीटर होती है, जबकि अधिकतम दूरी अनंत होती है, यानी इन्फिनिटी होती है। कीट निम्नलिखित में से संबंधित है, तो कीट किससे संबंधित है? तो आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आता है। कीट किसके अंतर्गत आता है? तो आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आता है। ठीक है, एनिलिडा में जोंक, केचुआ ये सब आता है। ठीक है, गैमीट की शुद्धता का नियम का प्रतिपादन किसने किया था? मेंडलीफ ने किया था। किसने किया था? मेंडल ने किया था। किसने किया था गैमीट की शुद्धता का? तो मेंडल ने, जॉन गॉर मेंडल ने। ठीक है, और मेंडलीफ ने आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किया था। ठीक है, रेडियो धर्मियता की खोज किसने किया था? तो हेनरी बैकुरेल ने किया था। किसने किया था? तो हेनरी बैकुरेल ने। प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवसूचन करती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड को। यानी अवसूचन करने का माने कि उसको आकर्षित करती है, यानी अपनी ओर अपना लेती है सांस के रूप में, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड। जबकि कार्बन डाइऑक्साइड मानव द्वारा यानी किसी भी जीव द्वारा छोड़ा जाता है, लेकिन इसको पेड़ पौधा अवशोषित करता है। और पेड़ पौधा CO2 की मात्रा लेकर उसको ऑक्सीजन में कन्वर्ट करके
ऑक्सीजन सभी सजीवों को प्राप्त कराती है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसके लिए केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है? तो किसके लिए कारण नहीं है? तो भूमिगत जल का ऊपर चढ़ना एक केशिकत्व का कारण नहीं है। बाकी इसमें स्याही सोखना एक केशिकत्व का कारण है। सूती कपड़े पर पानी की बूंदे का फैलना ये भी केशिकत्व का कारण है। पौधे की जड़ों से इसके पत्तों तक पानी का ऊपर उठना ये भी केशिकत्व का कारण, जबकि भूमिगत जड़ यानी भूमि से जल का ऊपर उठना ये केशिकत्व का कारण नहीं है। ठीक है, सुपरसोनिक विमान किसको हानि पहुंचाता है? तो ओजोन मंडल को पहुंचाता है। सुपरसोनिक विमान जो है किसको हानि पहुंचाता है? तो ओजोन मंडल को। ठीक है, रबड़ से स्टील अधिक लचीला होता है यानी प्रत्यास्था होता है। इसका कारण क्या है? कि प्रतिबल का विकृति के अनुपात अधिक होता है, यानी रबड़ से स्टील का प्रतिबल विकृति अनुपात क्या होता है? अधिक होता है। इसलिए स्टील जो है रबड़ से अधिक लचीला होता है। ठीक है, यानी अधिक प्रत्यास्थ होता है। एक कार और भरी हुई एक ट्रक रास्ते पर समान गति से चलते हैं। ट्रक से तुलना की जाए तो कार धारण करेगी, तो कार धारण क्या करेगी? तो कम गतिज ऊर्जा, क्योंकि जिसका जितना भार होता है उसकी उतना क्या होता है? धारण क्षमता। यानी समान गति से चलने पर, यानी एक कार और एक भरी हुई एक ट्रक रास्ते पर समान गति से चल रही है, तो ट्रक की तुलना में की जाए तो कार धारण करेगी तो कम गतिज ऊर्जा, क्योंकि कार का लोड कम है इसलिए ये कम गति की ओर, जिसे ज़्यादा उसको मोशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन ट्रक ओवरलोड है, ठीक है, तो उसको ज़्यादा एनर्जी यानी ज़्यादा पावर की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए ज़्यादा गतिज ऊर्जा ट्रक की होगी जबकि कार की गतिज ऊर्जा कम होगी। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब मैथ आ गया है तो इसमें पढ़ेंगे बहुत अच्छे तरह से। देखिए किस लेवल में मैथ पूछा जाता है बिहार पुलिस में, और 16 में पूछा गया था। किसी गांव की 5000 लोगों की कुल आबादी में पुरुष 10% है, महिलाएं 15% है। इसमें एक वर्ष में कुल आबादी 5600 हो तो गांव में मूलतः महिला आबादी कितनी है? चलिए पहले कुल प्रतिशत निकालिए। तो कुल प्रतिशत वृद्धि का है, तो बताइए कि टोटल यानी कुल आबादी 5600 है जबकि गाँव में रहते कितना है? तो 5000 लोग, यानी 600 इसमें अधिक है। कितने हैं? 600। ठीक है, यहाँ लिखेंगे 600 बटे कितना हो जाएगा? 5000, और 5000 परसेंटेज निकालना है 100 से, तो कितना हो गया? काटिएगा तो 12% आएगा। ठीक है, चलिए इतना तक समझ चुके होंगे। अब बताइए कि 10%, 15% दोनों परसेंटेज में दिया गया है, तो बाई रेशियो से बनाएंगे। 10, 15 दोनों का रेशियो 12, इसको घटाइएगा तो 3, और जबकि इसको घटाइएगा तो 2। ठीक है, तो इसमें बताइए कि महिला का आबादी है ये पुरुष का आबादी है, तो टोटल कुल आबादी कितना था? 5000, जबकि महिला की आबादी कितना है? अब इसका आबादी रेशियो का आबादी कितना है? 5, और महिला का आबादी 2 से 5 दहा कितना हो जाएगा? 50। ठीक है, तो टोटल इसमें कितना आंसर हो जाएगा? 2000 रुपया हो जाएगा। ठीक है, सॉरी दोस्तों 2000 बोला, 2000 गांव की महिला की आबादी हो जाएगा। महिला की आबादी पूछा, रुपया नहीं पूछा है, महिला की आबादी 2000 हो जाएगा, तो इसका आंसर 2000 महिला आबादी हो जाएगा। अगर यही पुरुष का पूछता तो 5000 बटे कितना हो जाएगा? 5 बटे 3, महिला पुरुष का 3 था जबकि महिला का 2 था, तो इसमें पुरुष का अगर पूछता तो 3000 और महिला का पूछा है तो 2000 आबादी। ठीक है, यदि x बराबर √5 + 1 बाई √5 - 1 तो x² प्लस x - 1 का मान क्या होगा? तो हो जाएगा √5 + 1। कुछ नहीं करना है, देखिए जो दिख रहा है रूट के अंदर इसको परिमेयकरण कर देना है। ऊपर में करेंगे प्लस √5 + 1 बटे √5 + 1, क्योंकि हमको रूट से हटना है, और दोनों को रेशनल कीजिएगा तो ऊपर हो जाएगा √5 + 1 का होल स्क्वायर बटे √5 का स्क्वायर माइनस √1 का स्क्वायर, तो √5 का 5 1, तो कितना हो जाएगा? √5 + 1 बटे 4 हो जाएगा। अब इसको तोड़िएगा तो √5 + 1 आ जाएगा। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज को दो भुजाओं वाली ऋजु रेखाओं के समीकरण y बराबर x और y बराबर 0 द्वारा दिए जाते हैं, तो निम्नलिखित में तीसरी भुजा को निरूपित न कर सकने वाली समीकरण क्या होगा? तो x बराबर 0 होगा। कौन सी होगा? x बराबर 0। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 10% की वृद्धि की जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी? तो 21%। चलिए इसको बताते हैं। फार्मूला a b लगाना है, a + b AB बाई 100। ठीक है, a का भी मान 10 है और b का भी मान 10 लेना है। ठीक है, 10 10 20 यानी 10 + 10 + 10 × 10 बाई 100, यानी एक यहाँ से कट के आएगा 20 21। ठीक है, किसी लंबवृत्तीय शंकु का अर्धशीर्ष कोण 30 डिग्री है। यदि आयतन और तिर्यक पृष्ठीय क्षेत्रफल के संख्यात्मक मान का अनुपात 1/3 है, यानी 1:3 है, तो आधार की त्रिज्या क्या होगी? तो 2/3 होगी। ठीक है, इसको बना के बताते हैं। सबसे पहले आप पढ़े होंगे एल बराबर क्या होता है? h² + r² पढ़े हैं, तो यहाँ से एल निकालिएगा तो क्या आएगा? 2r आएगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे दिया गया है 3 दिया गया है रेशियो, 1 दिया गया है, तो 1 लेना है, 1 3 लेना है, तो 3r² + r² यानी 4r² का रूट निकालिएगा तो 2r आएगा। ठीक है, जब r आ गया है तो आप tan 30 डिग्री लगा लीजिए, क्योंकि 30 डिग्री शीर्ष कोण दिया गया है। ठीक है, यहाँ से लगाइए तो r/h हो जाएगा, यहाँ से कीजिएगा तो h बराबर कितना हो जाएगा? √3r आ जाएगा। ठीक है, तो h भी मालूम हो गया, r भी मालूम हो गया। अब आसानी से इसको रख दीजिए। ठीक है,
शंकु का आयतन क्या होता है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, जबकि पाई आर एल, त्रिज्या की ऊंचाई पाई आर एल होता है, ठीक है। जबकि इतना बराबर क्या दिया है, तो 1:3 दिया है। चलिए इसको बैठा दीजिए, और बैठाने के तोड़ने के बाद आपको 2/√3 एकक आ जाएगा। इसको एकक को यूनिट बोलते हैं। यदि किसी गोलार्ध एवं लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई तथा त्रिज्या क्रमशः बराबर है, तो गोलार्ध तथा बेलन के आयतन का अनुपात क्या होगा, तो 2:3 होगा, ठीक है। चलिए इसको फार्मूला लिख देते हैं, 2/3 पाई आर क्यू, जबकि पाई आर स्क्वायर एच। याद रखिए गोलार्ध बोला यानी अर्ध गोला, ये लंबवृत्तीय बेलन, तो ये बेलन का हो गया क्षेत्र आयतन, और ये हो गया किसका, तो ये अर्धगोला का हो गया। जबकि दोनों का आयतन दिया गया है, बराबर है, तो आप यहाँ से काटिए। जब दोनों बराबर है तो देखिए पाई से पाई कट जाएगा, आर स्क्वायर से आर कटेगा, ठीक है। तो यहाँ बचा क्या, कि 2r बचा, अब ये नीचे ऊपर है तो यहाँ आएगा, तो ये बचा 3h। अब यहाँ RH निकालिएगा तो क्या आ जाएगा, तो 2:3 हो जाएगा, ठीक है। एक बहुभुज के 5 कोनों में से प्रत्येक 172 है और अन्य कोनों में से 160, प्रत्येक कोण 160 है, तो बहुभुज की संख्याओं का मतलब भुजाओं की संख्या कितनी होगी, तो टोटल 21 होगी। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ बोला है 5 कोण, तो 5 गुने लिखेंगे क्या, 172, ठीक है। और अन्य कोण, तो अन्य कोण मान लेते हैं कि n है, इसमें से प्रत्येक कोण पूछा है, तो इसको n-5 एगो कोण हो जाएगा, एगो 5 है तो एगो n-5 हो जाएगा। इसका दिया है 160, जबकि दो कोणों का और पूछा है, तो n माइनस कितना 2 हो जाएगा, और 180। अब इसको काटिएगा तो 21 आ जाएगा, ठीक है। एक ठोस गोलार्ध का आयतन संख्यात्मक रूप से उसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर है, तो उसकी त्रिज्या क्या होगी, तो 4.1/2 यूनिट होगा, ठीक है। तो यह पूछा है गोलार्ध है तो अर्धगोला का आयतन क्या होता है, तो 2/3 पाई आर क्यू होता है, जबकि पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, तो ये गोला का ही, तो 3 पाई आर स्क्वायर होता है। आप यहाँ से काट दीजिए, आर स्क्वायर से आर क्यू 1 बचेगा, पाई से पाई कटा, बचा क्या कि 2 कुछ ही आर बचा, बराबर 9 हो गया। अब आर बराबर निकालिएगा तो 9/2 को क्या लिखिएगा, 4.1/2 लिखिएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया। ऐसे आपके हेल्प के लिए पृष्ठीय क्षेत्रफल का आयतन हम यहाँ लिख चुके हैं, ठीक है। यदि x बराबर 2t और y बराबर 2t - 1/3, तो t का मान किस मान के लिए x बराबर y सही है, तो -1/4 के लिए। -1/4 इसमें दोनों में रखिए, आपको x बराबर y का वैल्यू दे देगा, ठीक है। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ठीक है। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।